हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 17 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार का बस्ती प्रतिरोध विस्तृत अंतरा पर्वतीय घाटियों या मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बस्ती प्रतिरूप चौराहों पर विकसित होता है। कहाँ पर विकसित होता है? यह प्रतिरूप चौराहा पर विकसित होता है। ठीक है, चौराहों पर। अगला दिया है कि जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यह भारत के गंगा के मैदानों में सबसे सामान्य बस्ती प्रतिरूप है। तो बताएं कि कौन सा उपर्युक्त विवरण को सही रूप से दर्शाता है, किस प्रकार की बस्ती की बात कर रहा है ये। ठीक है, ज्यादातर आपको ये बस्ती कहाँ देखने को मिलेगी? मैदानी क्षेत्रों में या फिर अंतः पर्वतीय घाटियों में। और कहाँ पर ये विकसित होगी? तो चौराहों पर विकसित होती है, जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो ये किस प्रकार की बस्ती की बात कर रहा है? आयताकार बस्ती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला देखिए, स्वच्छंद उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं और विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है, ये उद्योग बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करते हैं और बड़ी संख्या में श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करते हैं। तीसरा, इनका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है और ये प्रदूषक नहीं है। ठीक है, बताना है कितने कथन सही हैं। ओके, ये फूडलूज इंडस्ट्रीज होते कैसे हैं? तो दोस्तों, ये ज्यादातर जो फूडलूज इंडस्ट्रीज होते हैं या स्वच्छंद उद्योग, ये ज़्यादातर उच्च तकनीक वाले उद्योग होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर चिप्स बनाने वाला उद्योग हो गया, मोबाइल विनिर्माण वाला उद्योग, हीरा उद्योग हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है और इसमें आप देखेंगे फूडलूज उद्योग में कि यहाँ पे ये कच्चे माल की इनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, कच्चे माल पर ये निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये कच्चे माल पर निर्भर नहीं है ज़्यादातर, तो ऐसे में ये कहाँ पे स्थापित होंगे? तो ये वहाँ स्थापित होंगे जहाँ पर इनको भूमि सस्ते दर पे मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पे इनको सस्ती भूमि मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ पे स्थापित हो जहाँ पे इनको रॉ मटेरियल मिले। ज़्यादातर कंपनीज जो भार ह्रास वाली कंपनीज होती हैं, उद्योग होते हैं, वो वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ पे उनको कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से मिल जाती है। ठीक है, आप आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं कच्चा माल या फिर श्रम शक्ति आसानी से मिल जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर कंपनी जिसको कच्चे माल की ज़रूरत ज़्यादा है और अगर वो दूर स्थापित होता है कहीं पे, तो ऐसे में उसकी परिवहन लागत बढ़ जाती है। ठीक है, तो फूडलूज इंडस्ट्रीज बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे ये कच्चे माल पर निर्भरता इनकी बहुत कम होती है, तो ये कहीं भी स्थापित हो जाते हैं और ये ज़्यादातर वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ पर भूमि इनको सस्ते दर पर मिल जाती है, सस्ते मतलब कम कीमत पर मिल जाती है। ठीक है, और इनमें जो है इस तरह के उद्योग में आप देखेंगे कि ये रोजगार कम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोजगार का सृजन कम होता है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं और विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ये उद्योग बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करते हैं और बड़ी संख्या में श्रम शक्ति को रोजगार नहीं देते, ये ज़्यादा रोजगार नहीं देते। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, इनका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है और ये प्रदूषक नहीं होते। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी भूगोल में भद्रीकरण यानी जेंट्रिफिकेशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, बताइए जेंट्रिफिकेशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शहर के निकटवर्ती क्षेत्र का नवीनीकरण, जिसके कारण प्रायः निम्न आय वाले निवासियों का विस्थापन। आप देखेंगे शहर है, शहर के बाहर वाला जो एरिया होता है, बाहर वाला जो जोन होता है, वहाँ पे अगर विकास होने लगता है, ठीक है, वहाँ पे अगर विकास होने लगता है तो ऐसे में वहाँ की भूमि का दाम बढ़ जाता है, वहाँ के मकान की किराया जो है, किराए का दाम जो है, किराया बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो निम्न आय वाले लोग शहर से बाहर वाले एरिया में रह रहे थे, ऐसे में अब ये क्या करेंगे, क्योंकि किराया बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है ये पूरा
यहाँ पे रहना इनके लिए, यहाँ का खर्च वहन करना इनके लिए मुश्किल होने लगता है, तो ऐसे में फिर ये यहाँ से विस्थापित होने लगते हैं। ठीक है, ये जो कम आय वाले लोग होते हैं, तो ऐसे में इनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को कहते हैं जेंट्रिफिकेशन या फिर भद्रीकरण। ठीक है, ये क्या है, तो शहर के निकटवर्ती क्षेत्र का नवीनीकरण, जिसके कारण प्रायः निम्न आय वाले निवासियों का विस्थापन। अगला देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा अग्रणी उत्पादक। सौर ऊर्जा दिया है, पवन ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं। ओके, चलिए जूम कर लेते हैं जिससे आप लोग को क्लियर दिखे। तो दोस्तों सौर ऊर्जा में अग्रणी उत्पादक चाइना है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में अग्रणी उत्पादक कौन है, चाइना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर भारत है। पवन ऊर्जा में क्या संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो पवन ऊर्जा में अग्रणी उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, फिर कौन है, चाइना है। तो आपका दूसरा जो है गलत हो गया। तीसरा भूतापीय ऊर्जा में अग्रणी उत्पादक चाइना नहीं बल्कि आपका यूएसए है। ठीक है, कौन है, यूएसए है। तो तीसरा भी गलत हो गया। ठीक है, भूतापीय में यूएसए, पवन ऊर्जा में चाइना और सौर ऊर्जा में भी चाइना पहले नंबर पे, और ज्वारीय ऊर्जा में आपका दक्षिण कोरिया आता है पहले नंबर पे। तो आपका कितना कथन सही है, कौन सा पूछा है कि कौन से सही सुमेलित हैं, कौन से युग में, तो आपका पहला और चौथा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1921 से 1951 की अवधि में भारत में मृत्यु दर कमी के कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ। ओके, दूसरा कह रहा है देश में जन्म दर और निरक्षरता के कारण 20वीं शताब्दी में भारत में कभी भी दशकीय नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नहीं देखी गई। ठीक है, क्या कह रहा है कि देश में उच्च जन्म दर और निरक्षरता के कारण 20वीं शताब्दी में भारत में कभी भी दशकीय नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नहीं देखी गई। अगला देखिए, तीसरा, स्वतंत्रता के बाद भारत में देश में जीवन की बेहतर गुणवत्ता, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के कारण जनसंख्या वृद्धि लगातार गिरावट देखी गई है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में लगातार गिरावट देखी गई है। अब बताना है आपको कितने कथन आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि पहला कह रहा है कि 1921 से 1951 की अवधि में भारत में मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ। तो जनसंख्या विस्फोट जो है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट आपको 1951 से एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, 1951 से 1981 के दौरान आपको जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलेगा, क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई थी लेकिन जन्म दर जो है उच्च थी। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या विस्फोट हुआ था 1951 से 1981 के दौरान, न कि 1921 से 1951। 1921 से 1951 की बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों जनसंख्या की स्थिर वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि देखने को मिलेगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था, 1951 से 1981 के दौरान जनसंख्या विस्फोट हुआ था, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में उच्च के कारण। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दे रहा है कि, ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि देश में उच्च जन्म दर और निरक्षरता के कारण 20वीं शताब्दी में भारत में कभी भी दशकीय नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नहीं देखी गई। तो देखी गई थी, कब देखी गई थी दशकीय नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, बताएं, तो 1911 से 1921 के दौरान। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में देश में जीवन की बेहतर गुणवत्ता, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट देखी गई है। तो बताएं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताएं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अचानक से जनसंख्या यानी कि 1981 तक, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1951 से लेकर 1981 तक जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कह रहा है कि बेहतर गुणवत्ता, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट देखी गई। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, 1951 से 1981 के दौरान जो है जनसंख्या विस्फोट हुआ था, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों
की गणना साक्षरता के आंकड़े में नहीं की जाती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को केवल तभी साक्षर माना जाएगा जब वह भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। भारत की साक्षरता दर 1951 से लगातार बढ़ रही है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, बताएं। तो दोस्तों, जैसे कि आपका पहला स्टेटमेंट दिया है कि भारत की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की गणना साक्षरता के आंकड़ों में गणना नहीं की जाती है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि साक्षरता में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की गणना की जाती है। ठीक है, यानी कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के जो भी बच्चे होंगे या फिर जो भी इंसान होगा, अगर उसको किसी भी स्थानीय भाषा, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अनुसूची 8 में, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पे भी ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को उसको पढ़ने और लिखने आ रहा है। अपनी स्थानीय भाषा वो जहाँ पे रह रहा है, अगर उस अपनी स्थानीय भाषा में वो पढ़ लेता है और लिख लेता है उसको, तो उसको साक्षर माना जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की बात होती है। इसमें साक्षरता में गणना जो है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की नहीं की जाती है। ठीक है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के लोगों की गणना होती है साक्षरता में। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। 8वीं अनुसूची में कह रहा है कि एक व्यक्ति केवल तभी साक्षर माना जाता है जब वो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। तो 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा, यहाँ पे ये सीमा नहीं है इस तरह का कोई कि सिर्फ 8वीं अनुसूची, कोई भी भाषा हो, कोई भी स्थानीय भाषा हो सकता है। ठीक है, उस स्थानीय भाषा में वो पढ़ सकता है, उस स्थानीय भाषा को वो पढ़ सकता हो समझकर, और फिर उसको लिखने भी आता हो उस स्थानीय भाषा में, अपना नाम लिख ले या फिर कोई भी चीज़। तो आपका दूसरा गलत हो गया। और फिर भारत की साक्षरता 1951 से लगातार बढ़ रही है, तो तीसरा सही है। कितने कथन सही में? तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, कथन एक दिया, उपग्रह आधारित संचार प्रणाली का कवरेज क्षेत्र स्थल आधारित संचार प्रणाली की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अगला दे रहा है कि स्थल आधारित संचार प्रणाली के विपरीत उपग्रह आधारित प्रणालियां इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केबलों पर निर्भर नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप लोग को पता है कि जो उपग्रह संचार प्रणाली होता है, इसका कवरेज जो है, जो क्षेत्र स्थल आधारित संचार प्रणाली की तुलना में अधिक कवरेज देता है। कौन? उपग्रह आधारित संचार प्रणाली। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि स्थल आधारित संचार प्रणाली के विपरीत, अच्छा, उपग्रह आधारित जो संचार प्रणाली होती है वो ज़्यादा कवरेज क्यों देता है? क्योंकि ये केबलों पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है उपग्रह आधारित संचार प्रणाली। तो इसलिए आपका दूसरा कथन भी सही हो जाता है और आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए आप लोग, वैश्विक पोत परिवहन मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आर्कटिक हिम टोपियों के पिघलने से उत्तरी समुद्री मार्ग स्वेज नहर की तुलना में यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए एक छोटे मार्ग के रूप में उभरा है। दूसरा, इंग्लिश चैनल विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय पोत परिवहन मार्ग है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। बताएं। तो दोस्तों, आर्कटिक हिम टोपियों के पिघलने की वजह से उत्तरी समुद्री मार्ग में स्वेज नहर की तुलना में यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए एक छोटे मार्ग के रूप में उभरा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है कि इंग्लिश चैनल जो है विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय पोत परिवहन मार्ग है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन को और आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग जो है ना, अब जितने भी टेस्ट पेपर लगाएंगे जिसमें जो क्वेश्चन थोड़ा यूनिक रहेगा, हम लोग उस पर ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सब लोग हम लोग फटाफट रिवाइज करते हुए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग का समय बचेगा और फिर आपको रिवीजन के लिए आपके पास टाइम मिल जाएगा। ओके, मुझे क्या है, मैं इसी लेक्चर को 4 घंटे में भी करा सकती हूँ, 2 घंटे में भी करा सकती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब है तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। ठीक है, नदियों द्वारा डेल्टा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी दिया है और डेल्टा का प्रकार दिया है। अब मिसिसिपी नदी क्या है, ये किस प्रकार के डेल्टा बनाता है? मिसिसिपी नदी, तो मिसिसिपी नदी पंजाकार प्रकार का डेल्टा बनाता है। अच्छा, ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर कहेंगे कि मैम ऑप्शन नहीं दिखा रही हैं। सॉरी, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो आपका पहला सही है, मिसिसिपी नदी द्वारा पंजाकार डेल्टा बनाया जाता है।
क्या गंगा नदी द्वारा अग्रवर्ती डेल्टा बनाया जाता है? तो नहीं, गंगा नदी द्वारा जो है अग्रवर्ती डेल्टा नहीं बल्कि चापाकार डेल्टा बनाया जाता है। ठीक है, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, चापाकार डेल्टा बनाया जाता है। ओब नदी द्वारा एस्चुरी बनाई जाती है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला और तीसरा सही है, तो यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, डेल्टा के प्रकार आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, भारत में पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजनाओं में अपतटीय परियोजनाओं की तुलना में बेहतर विश्वसनीयता और कम भंडारण आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए स्थल के रूप में चुना गया है। तीसरा है, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा आंध्र प्रदेश में है। ओके, बताना है कि कौन सा आपका, कितने कथन आपके सही है। ओके, तो दोस्तों आप पहला कथन देखिए आप लोग, जो अपतटीय ऊर्जा होता है ना, अपतटीय ऊर्जा या अपतटीय परियोजना की तुलना की बात करें तो अपतटीय परियोजना के अंतर्गत क्या होगा कि समुद्रों के किनारे जो है पवन चक्कियां स्थापित की जाएंगी, जिससे कि पवन ऊर्जा उत्पादन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजनाओं में अपतटीय परियोजनाओं की तुलना में बेहतर और विश्वसनीय कम भंडार होते हैं। नहीं, जो अपतटीय परियोजना है ना, ये ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है और ये कम भंडारण आवश्यकताएं होती है इसमें। तो आपका पहला गलत हो गया, तटवर्ती पवन ऊर्जा कम दक्ष होता है अपतटीय पवन ऊर्जा के संदर्भ में। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए स्थल के रूप में चुना गया है। तो तमिलनाडु तो है लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु और गुजरात को जो है भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए स्थल के रूप में चुना गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को नहीं चुना गया, तमिलनाडु और गुजरात को चुना गया, तो दूसरा गलत हो गया। और तीसरा कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता आंध्र प्रदेश में है, तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में है। ठीक है, तो तीसरा आपका गलत हो गया। तो पूछा है कितने कितने सही हैं, तो कोई भी सही नहीं है, सभी गलत हैं। चलिए अगला देखिए, भारत की प्रमुख शहरी बस्तियों और नदियों के किनारे उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, आंसर करें आप लोग। तो दोस्तों इसमें देखिए, हैदराबाद तुंगभद्रा नदी के किनारे नहीं स्थित है बल्कि मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो आपका पहला गलत हो गया, मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भारत में किस क्षेत्र को जनगणना के नगर के रूप में चिन्हित करने के दौरान उपरोक्त में से किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र को, यानी भारत में किसी क्षेत्र को जनगणना नगर के रूप में चिन्हित करने के दौरान किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। तो आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो जनगणना जो है, किसी क्षेत्र को अगर जनगणना नगर के रूप में चिन्हित करना है तो ये किन किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। तो जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखा जाता है, प्रमुख आर्थिक गतिविधि को ध्यान में रखा जाता है, और फिर जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में चूना पत्थर उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। दूसरा, पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक है। तीसरा, भारत चूना पत्थर आयात नहीं करता है और चूना पत्थर की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर आंसर करिए। तो दोस्तों अगर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का मुख्यतः उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर अनिवार्य है, समझिए। अगर चूना पत्थर नहीं है तो सीमेंट का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो सीमेंट, चूना पत्थर जो है रॉ मटेरियल का काम करता है सीमेंट के लिए। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखेंगे जो सीमेंट उद्योग होता है ना, वो ज़्यादातर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे चूना पत्थर की उपलब्धता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इसी पर निर्भर ही होता है, चूना पत्थर पर। ठीक है, जिससे इनका परिवहन लागत कम आए। जहाँ पे चूना पत्थर उपलब्ध होगा वहीं पे स्थापित होगा, अगर ज़्यादा दूर होगा तो परिवहन लागत बढ़ जाएगा, है ना।
और भी बहुत सारे कारक होती हैं, निर्भर करती हैं। दूसरा देखिए तो पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा चूना पत्थर, पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि राजस्थान जो है देश का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि भारत जो है चूना पत्थर आयात नहीं करता, क्योंकि भारत में ऑलरेडी इतने चूना पत्थर उपलब्ध है। ठीक है, चूना पत्थर की दृष्टि से भारत जो है आत्मनिर्भर है। तो कितने कथन सही हुए, 1 और 3, यानी ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भारत में पशुधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में कुल पशुधन आबादी 1 बिलियन से अधिक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कुल कृषि सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में पशुधन का योगदान 20% से कम है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे आप लोग कि देश में कुल पशुधन आबादी 1 बिलियन से अधिक नहीं है, बल्कि दोस्तों 536.76 मिलियन है। ठीक है, 1 बिलियन से भी कम है, ये बहुत कम है, 536.76 मिलियन है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और जीवीए में बात करें तो जीवीए में पशुधन का योगदान कितना है, तो जीवीए में पशुधन का योगदान जो है 30% या 30% से ज़्यादा ही है, लगभग 30.38% है। ठीक है, 20% से कम है इसमें दिया हुआ है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, अगला देखिए, बांध दिया हुआ है और नदी दी हुई है, किस पर, और बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है, तो आपका पहला तो सही है। उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर है, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। तो दूसरा आपका गलत हो गया, ताप्ती नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तो तीसरा सही है। कितने सही सुमेलित हुए, 2। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। अगला देखिए, भारत में ग्रामीण बस्तियों के निम्नलिखित प्रतिरूपों में से कौन सा सर्वाधिक तौर पर उन क्षेत्रों से संबद्ध पाया जाता है जो चोरी या डकैतियों जैसे बाह्य खतरों से रक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में इस तरह का प्रतिरूप देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं और एक इस वजह से इकट्ठे रहते हैं कि ये जो है चोरी या डकैतियों से बचे रहें। ठीक है, साथ में रहेंगे तो जो भी अगर मान लो चोर डकैत आता है तो साथ में मुकाबला करेंगे। और वैसे भी अगर जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं तो फिर ऐसे में कोई चोर या डाकू जो है आने से थोड़ा डरता है। अगर इकलौता घर है कहीं गांव में, देखिए कहीं दूर दूर घर बिखरे हुए, तो ऐसे में वहाँ पे जो है पशुओं की चोरी ज़्यादा होती है। गांव में देखेंगे किसी की भैंसिया चोरी हो जाती है, किसी की बकरियाँ चोरी हो जाती है, तो यहाँ पे ये समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये किस प्रकार की बस्ती की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये गुच्छित बस्तियाँ की बात कर रहा है। गुच्छित बस्तियों में क्या होगा कि सभी बस्तियाँ आप एक दूसरे के पास ही अब घर बना के रहते हैं ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, तो इसमें सबसे देखो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो यानी कि सबसे कम हम लोग पहले नंबर पे लिखेंगे। तो सबसे कम इसमें किसकी जनसंख्या घनत्व है, उत्तर प्रदेश की, तो पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा। उसके बाद आपका केरला आएगा, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ये दूसरे नंबर पे आएगा, यानी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व केरला में। उसके बाद फिर आपका पश्चिम बंगाल आएगा, यहाँ पे जनसंख्या इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। और फिर बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा रहेगा, तो 4th नंबर पे आपका बिहार आ जाएगा। यानी पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पे केरला, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर बिहार। तो आप इसका क्रम व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा क्रम, तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित तेल रिफाइनरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रम एक बार आप लोग ऑप्शन देखिए फिर आंसर करिए। चलिए क्रम आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, पानीपत की बात करें तो ये कहाँ है, पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, ये सभी तेल रिफाइनरी हैं हरियाणा। तातीपाका कहाँ पे है, तो तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नुमालीगढ़ असम में है, बरौनी बसे बिहार। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो पानीपत ये तो सभी जानते होंगे हरियाणा, तातीपाका आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम और बरौनी बिहार। जब इसे आप उत्तर से
किधर की, हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे उत्तर में आपका क्या आएगा, सबसे उत्तर में आपका आएगा पानीपत। ठीक है, पहले नंबर पे पानीपत आएगा, दूसरे नंबर पे फिर आपका आएगा असम। ठीक है, नुमालीगढ़। ठीक है, तो तीसरा आ गया। उसके बाद सब फिर क्या आएगा आपका बरौनी बिहार चौथा, फिर तातीपाका दूसरा, यानी 1 3 4 2 इसका क्रम बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ठीक है, किसी देश की राजधानी नहीं है। तो न्यूयॉर्क शहर, आप पहले ही देखिए, न्यूयॉर्क शहर क्या न्यूयॉर्क शहर क्या राजधानी है क्या यूएसए की? यूएसए का एक शहर है ना, ये तो शहर है। ठीक है, यूएसए की राजधानी तो वाशिंगटन डीसी है। तो इतना पे देखिए, आप लोग एक बार एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, क्या पता आपको बाकी ना पता हो तो आंसर हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो 2 2 सब में दिया हुआ है, यानी 2 2 सब में दिया है, तो ये तीसरा तो नहीं होगा, मतलब 2 2 सब में दिया है तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये डी तो नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, तिब्लिसी, तिब्लिसी किसकी राजधानी है? तिब्लिसी जो है ना दोस्तों, जॉर्जिया की राजधानी है, ये जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक है, तिब्लिसी। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जो है ये जर्मनी का शहर है, ये भी जो है ना दूसरा और तीसरा। फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी का एक शहर है, ये राजधानी नहीं है। ठीक है, जर्मनी का शहर है। डबलिन किसकी राजधानी है? आयरलैंड गणराज्य की। ठीक है, आयरलैंड गणराज्य की राजधानी है। तो आपका दूसरा और तीसरा जो है पूछा है कि कौन राजधानी नहीं है, कौन देश राजधानी नहीं है, तो आपका दूसरा और तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एनवी स्टेट इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को सबसे बड़ी तेंदुआ आबादी होने के लिए बाघ रिजर्वों में पहला स्थान दिया गया है। यह रिपोर्ट जो है कौन सा मंत्रालय जारी करता है? कौन सा रिपोर्ट? एनविस्टेट्स इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है, बताओ भाई? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को सबसे बड़ी तेंदुआ आबादी होने के कारण बाघ रिजर्वों में पहला स्थान दिया गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तेंदुआ आबादी देखने को मिलती है इस नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। ओके, चलिए अगला देखिए, भारत में मत्स्य क्षेत्र के कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में मत्स्य उत्पादन में 70% से अधिक योगदान अंतःस्थलीय मत्स्यन का है। दूसरा, भारत में समुद्री खाद्य निर्यात 2013-14 और 2023-24 के बीच दोगुना हो गया है। तीसरा, भारत में वर्तमान में भारत में कुल मत्स्य उत्पादन 20 मिलियन टन से अधिक है। ओके, बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों, भारत में मत्स्य उत्पादन में 70% से अधिक योगदान जो है अंतःस्थलीय मत्स्यन का है, यानी कि हमारा जो समुद्री मत्स्य उत्पादन होता है उससे ज़्यादा हम लोग अंतःस्थलीय, यानी कि राज्यों के भीतर जो तालाब झील होते हैं या फिर नदियों में, यहाँ पे मत्स्य का उत्पादन हम लोग ज़्यादा करते हैं। यानी कि भारत में मत्स्य उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? अंतःस्थलीय मत्स्यन का है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, 70% से अधिक अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन होता है। दूसरा कह रहा है कि भारत में समुद्री खाद्य निर्यात 2013-14 और 2023-24 के बीच दोगुना हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, सी फूड्स एक्सपोर्ट में हम लोगों में अब 2013-14 की अपेक्षा 2023-24 में दोगुना हुआ है। ठीक है, निर्यात, तो आपका दूसरा सही है। लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि भारत में कुल मत्स्य उत्पादन 20 मिलियन टन से अधिक है, तो 20 मिलियन टन नहीं बल्कि 1,75,000, ठीक है, सॉरी 175 लाख टन है। ठीक है, 175 लाख टन है। तो आपका तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं। तो पूछा है कितने सही हैं, तो 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है मत्स्य उत्पादन में। भारत के निर्जातीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, संथाल और मुंडा जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड निर्जातीय समूह से संबंधित हैं। ठीक है, संथाल और मुंडा जनजातियां बता रहा है इसमें कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड निर्जाति समूह से संबंधित है। दूसरा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड को पूर्व दक्षिण जाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूर्व द्रविड़ जाति के नाम से भी जाना जाता है। बताओ कितने कथन, कौन सा कथन आपका सही है? बताइए।
तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि संथाल और मुंडा जनजातियाँ जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नृजाति समूह से संबंधित है, और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड को जो है पूर्व द्रविड़ जाति के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, पनामा नहर की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दूसरा है पनामा नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। तीसरा, स्वेज नहर के विपरीत पनामा नहर लॉक आधारित नहर है जो जहाजों को विभिन्न समुद्र स्तरों के बीच आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। तो पनामा नहर क्या करता है, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पनामा नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पनामा नहर जो है लगभग 82 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 82 किलोमीटर लंबा है। ये विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग नहीं है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा दे रहा है कि स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर के विपरीत पनामा नहर जो है लॉक आधारित है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ लॉक सिस्टम लगे होते हैं जिससे कि जल स्तर को ये ऊपर नीचे करते हैं, शिप को जो है, जहाज को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर से आने जाने ले जाने के लिए, या फिर प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जहाजों को आने जाने के लिए। इसमें कुछ लॉक सिस्टम होता है जिसमें कि जल स्तर को ऊपर बढ़ाया जाता है या फिर नीचे घटाया जाता है। तो ये आपका लॉक स्टाइल है जो जहाजों को विभिन्न समुद्र स्तरों के बीच आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, वैसे भी अगर आपको इतना पता होता कि पनामा नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, अगर इतना आपको पता होता कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आप इस बेसिस पे आंसर कर लेते, एलिमिनेट हो जाता, केवल आंसर आपका ऑप्शन ए निकल करके आता। ठीक है, अगला देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुसूचित जनजातियों में बाल लिंग अनुपात सामान्य जनसंख्या की तुलना में अधिक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 2001 और 2011 के बीच अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक थी। ओके, बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन देखिए, तो इसमें कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी में बाल लिंग अनुपात सामान्य जनसंख्या की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों 2011 में देखेंगे, 2011 में अनुसूचित जनजातियों में बाल लिंग अनुपात जो है 957 था। ठीक है, कितना था, 957 था। और 2011 में सामान्य जनसंख्या में एक बाल लिंग अनुपात 919 था। यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि एसटी में बाल लिंग अनुपात सामान्य जनसंख्या की तुलना में अधिक है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि 2001 और 2011 के बीच अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों। इस क्वेश्चन में लगभग, इस टेस्ट पेपर में लगभग सभी क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड है। ठीक है, साहिबी नदी के संदर्भ में जिसकी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के द्वारा खोज की गई थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसका उद्गम उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। ठीक है, साहिबी नदी की बात कर रहे हैं। साहिबी नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। ठीक है, आपका पहला गलत हो गया है। ओके, इसका किसके द्वारा खोजा गया, तो राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट द्वारा इसकी खोज की गई है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी मान लो स्टेटमेंट में दे दिया तो इंटैक द्वारा इसकी खोज की गई है, यानी राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट द्वारा साहिबी नदी की खोज की गई। इसका उद्गम कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है, और ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो साहिबी नदी है ये अल्पकालिक नदी है, यानी कि ये वर्षा पर अपने, जो साहिबी नदी है जल के लिए वर्षा पर निर्भर होती है। जब वर्षा होती है तो इसमें, इस नदी में जल होता है, जब वर्षा नहीं होती है तो ये सूख जाती है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में इसमें जल देखने को मिलेगा, बाकी टाइम नहीं। ठीक है, और ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में प्रवाहित होती है, तो ये अल्पकालिक नदी है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखिए, जलमार्ग दिया है, संबंधित नदी और प्रमुख शहर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 दिया है कि किससे संबंधित, इससे संबंधित नदी दिया है ब्रह्मपुत्र। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग
गंगा नदी से संबंधित है, ठीक है, यानी गंगा नदी, भागीरथी और हुगली नदी ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से संबंधित है, तो ब्रह्मपुत्र से नहीं, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 देखने को मिलेगा, तो आपका दूसरा गलत हो गया, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ये गोदावरी नदी संबंधित नदी गोदावरी है, तो आपका केवल तीसरा जो है सही सुमेलित है, ओके। और इसमें राजमुंद्री शहर स्थित है, इसके अलावा काकीनाडा शहर और विजयवाड़ा शहर भी ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 पर पड़ता है, ठीक है। तो आपका तीसरा सही है, कितने कथन सही है, केवल एक पंक्ति सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, जनजाति दिया है, संघ राज्य क्षेत्र दिया है, ठीक है। कोया जनजाति आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। चांगपा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो लद्दाख से संबंधित है। शोम्पेन जनजाति लक्षद्वीप नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये तीसरा गलत हो गया। चांगपा लद्दाख, कोया आंध्र प्रदेश, ठीक है, शोम्पेन अंडमान निकोबार, तो कितने सही सुमेलित थे, 2 सही सुमेलित थे। अगला देखिए, विश्व कोयला भंडार की घटती मात्रा के अनुसार निम्नलिखित देशों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। विश्व कोयला भंडार की घटती मात्रा के अनुसार निम्नलिखित देशों को व्यवस्थित करना है। चलो तो देखते हैं सबसे ज्यादा कोयला भंडार कहाँ है इन चारों में, तो सबसे ज्यादा कोयला भंडार आपको अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा पहले नंबर पे। उसके बाद फिर आपका आएगा रसिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पे आपका भारत आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विश्व में कोयला भंडार इन चारों में विश्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, तो सही से मेल करेंगे तो आपका 2 4 3 एक क्रम बनेगा, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कीजिए। किसी जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा देते समय उपरोक्त में से कौन से मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है, यानी किसी जनजाति को पीवीटीज का दर्जा देना है तो कौन कौन से मानदंड होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग मानदंड में क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कितनी है, ठीक है। बहुत निम्न ऐसे पीवीटीज को, ऐसे जनजाति को पीवीटीज का दर्जा दिया जाता है जिसका जनसंख्या जो है बहुत निम्न जनसंख्या हो या फिर नकारात्मक वृद्धि देखने को मिले जनसंख्या में, यानी कि इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बहुत ही कम जनसंख्या है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति, वो निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था पर वो निर्वाह जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपका तीसरा जो है आर्थिक स्थिति आएगा, ठीक है। इसको जब पीवीटीज का दर्जा दिया जाता है तो आर्थिक स्थिति देखा जाता है कि किस तरह की इनकी आर्थिक स्थिति है, तो इन लोग ज़्यादातर पीवीटीज में उन लोगों को शामिल किया जाता है, उन जनजातियों को जो निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, ठीक है। साक्षरता देखी जाती है तो आपका 5वां आएगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, साक्षरता हो गई, और एक आता है निर्वाह स्तरीय कृषि पद्धति, ठीक है, ठीक है। चौथा, 4 मानदंड होते हैं, तो 3 ये हो गया, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक स्थिति, साक्षरता, और चौथा ध्यान रखिएगा निर्वाह स्तरीय कृषि पद्धति। उनकी कृषि पद्धति किस तरह की होती है, तो निर्वाह आधारित होती है, ठीक है, निर्वाह स्तरीय कृषि पद्धति, ठीक है। तो 1 3 और 5 आपका राइट आंसर होगा, 1 3 5 यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, हाल ही में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई थी, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह मुगल सम्राट अकबर की समकालीन थी, दूसरा वह महोबा के चंदेला राजवंश की रानी थी, ओके। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही है ऑप्शन। तो दोस्तों रानी दुर्गावती की बात करें तो ये जो है अकबर की समकालीन थी, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि महोबा के चंदेला राजवंश की रानी थी, नहीं, ये गौंड राजा सम्राट शाह के बेटे दलपत शाह से विवाह किया था, और ये गौंड, तो आपका ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में भारत का लूपेक्स मिशन सुर्खियों में देखा गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के अंधकारमय भाग का अन्वेषण करना है। चंद्रमा का सुदूर का भाग, जिसे प्राय चंद्रमा का अंधकारमय भाग कहा जाता है, पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हम लोग देख पाते हैं, दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं,
ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? तो आंसर करिए आप लोग, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग जो है चंद्रमा का सुदूर भाग या फिर चंद्रमा का अंधकारमय भाग भी कहते हैं। तो ये जो लुपेक्स मिशन है, ये जो है इसी चंद्रमा के अंधकारमय वाले हिस्से पर जाएगा और वहाँ से जो है कुछ अ, वहाँ की कुछ चट्टानों को या फिर कुछ धूल मिट्टी को लेकर के आएगा और फिर यहाँ पे इसकी जांच होगी कि किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, उसमें किस तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, इन सब की जांच होगी। तो बताएं कि चंद्रमा का जो सुदूर भाग या अंधकारमय भाग है हमें पृथ्वी से क्यों नहीं दिखाई देता है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि चंद्रमा का पृथ्वी के ज्वारीय रूप से लॉक होने के कारण सदैव पृथ्वी की ओर एक ही भाग रहता है। आपको पता होगा कि चंद्रमा का जो घूर्णन है, ठीक है, चंद्रमा के अपने स्थान पर घूर्णन की गति और पृथ्वी की घूर्णन की गति दोनों समान है। तो इस वजह से कभी चंद्रमा का हम लोग जो है नॉर्मली चंद्रमा का एक भाग ही जो है पृथ्वी पर दिखाई देता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी घूर्णन करती है वैसे वैसे चंद्रमा भी घूर्णन करती है। तो इसलिए हमेशा एक ही भाग जो है चंद्रमा का दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित भाषाओं में से किनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन भी मैं फिर इस बार आपसे पूछूंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि क्वेश्चन एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 33। ओके, अगला देखिए, कोयले की खाने और क्षेत्र दिया है। ब्लैक थंडर कोयला खान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आपका पहला सही है, ब्लैक थंडर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कुसमुंडा कोयला भारत में, कुसमुंडा कोयला खदान भारत में है और गेवरा ओसी भी जो है आपका भारत में है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने कथन सही है? केवल 2 कथन सही है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबी की फसलें सामान्यतः शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाती है। ठीक है, दूसरा दे रहा है कि अरंडी को खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है और ये एमएसपी सूचीबद्ध फसल भी है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, तो जब भी आप लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़े ना, तो एक बार देख लीजिएगा कि एमएसपी में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। टोटल 22 भाषा कह रही हूँ मैं, टोटल 22 फसलों पर जो है एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, और ये 22 फसलें कौन कौन सी है? खरीफ में वैसे तो नॉर्मली खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसलों पर एमएसपी ज़्यादा दिया जाता है और रबी पर कौन? तो रबी में कौन कौन सी फसल है, खरीफ में कौन कौन सी फसल है जिस पर एमएसपी दिया जाता है? आप लोग 1-2 बार या 4 बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किन किन फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, या एमएसपी सूचीबद्ध फसल है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों रबी की फसल जो होती है, रबी की फसल को क्या किया जाता है? शीत ऋतु में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काट दिया जाता है। तो आपका पहला तो सही है। लेकिन जो अरंडी का फसल होता है, अरंडी की फसल वैसे नॉर्मली अरंडी जो है इसको खरीफ और रबी दोनों सीजनों में उगाया जाता है, लेकिन इसको एमएसपी सूचीबद्ध फसल नहीं है। इस अरंडी पर एमएसपी नहीं दिया जाता है। तो आपका दूसरा गलत हो गया, एमएसपी सूचीबद्ध फसल नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया, एक सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जनसंख्या पिरामिड का सही वर्णन है? ठीक है, तो दोस्तों ये भारत की जनसंख्या पिरामिड की बात करें तो भारत की जनसंख्या पिरामिड की बात करें तो नीचे से विस्तृत होता है और ऊपर जाते जाते ये इस तरह से संकुचित हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि यह नीचे से विस्तृत और ऊपर से संकुचित होता है। चलिए अगला देखिए, अंतर्देशीय जल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है IWT से होने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सड़क परिवहन की तुलना में काफ़ी कम है। ओके, दूसरा है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुसार सरकार ने भारत के मॉडल मिश्रण में 10% IWT का लक्ष्य निर्धारित किया है। तीसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन में सुधार के लिए अर्थ गंगा, ठीक है, कौन सा? अर्थ गंगा परियोजना शुरू की गई थी। बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। ओके, तो दोस्तों अंतर्देशीय जल परिवहन से जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है सड़क परिवहन की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुसार सरकार को भारत के मॉडल मिश्रण में 10% नहीं बल्कि 5% जो है अंतर्देशीय जल परिवहन
का लक्ष्य निर्धारित किया? 10% नहीं, 5%। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के माध्यम से भारत और माल और यात्रियों के परिवहन में सुधार के लिए अर्थगंगा परियोजना शुरू किया गया। अर्थगंगा परियोजना शुरू किया गया है किस लिए? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के लिए, ठीक है, जिसके माध्यम से माल और यात्रियों का परिवहन में सुधार हो सके। तो आपको पहला और तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला देखिए, थर्मल पावर प्लांट दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो जो थर्मल पावर प्लांट है ना, लगभग आप सब उसको याद कर लीजिएगा कहाँ पे कौन सा थर्मल प्लांट है। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत यूनिक या अलग नहीं, बस फर्क ये होना चाहिए कि आपका यहाँ पे गलत ना हो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको याद करना है। नामरूप असम में थर्मल पावर प्लांट है, तो ये सही है, ठीक है। कोराडी जो है, कोराडी आपका महाराष्ट्र में है। कोराडी महाराष्ट्र में। वन कबरी, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आरो यारो में भी बहुत पूछता है। कोराडी आपका महाराष्ट्र में है थर्मल पावर प्लांट, और वन कबरी गुजरात में है। तो दूसरा और तीसरा गलत हो गया। कोठागुडेम जो है आपका तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है? तेलंगाना में, तेलंगाना में। तो चौथा भी सही नहीं है। तो कितने सही सुमेलित हुए? केवल एक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोपॉलीमर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये बायोपॉलीमर क्या है, ठीक है, बायोपॉलीमर। तो दोस्तों ये जो है, ये वसा, वनस्पति तेल और शर्करा जैसे कार्बनिक स्रोतों से बनी सामग्री है, जिसका उपयोग पारंपरिक प्लास्टिक के स्थान पर किया जा सकता है। तो ये बायोपॉलीमर का यूज जो है पारंपरिक प्लास्टिक के स्थान पर किया जाएगा, क्योंकि ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट को बहुत ही कम हानि पहुंचाती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। बनती किससे है? तो वसा, वनस्पति तेल और शर्करा जैसे जैविक स्रोतों से ये बनता है, ठीक है, इसलिए ये इजिली निम्नीकरण हो जाता है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित एशियाई देशों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, इनकी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जापान में जो है 125 मिलियन की आबादी है, दक्षिण कोरिया में 52 मिलियन की आबादी है, कजाकिस्तान में 19 मिलियन की आबादी है, और थाईलैंड में 71 मिलियन की आबादी है, ठीक है। जापान में कितना? 125 मिलियन है, दक्षिण कोरिया में 52 मिलियन, कजाकिस्तान में 19 मिलियन और थाईलैंड में 71, ठीक है। यानी कि जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको जापान में देखने को मिलेगी इन चारों की अपेक्षा। तो सबसे पहले नंबर पर आपका जापान आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया 52 मिलियन, ठीक है। उसके बाद आपका थाईलैंड आएगा, कितना? 71 मिलियन, और सबसे कम इन चारों में से सबसे कम आबादी के यहाँ पे कजाकिस्तान की है, ठीक है। तो 19 मिलियन लोग सिर्फ रहते हैं, 19 मिलियन। तो आपका 1 2 4 3 क्रम बनेगा। अच्छा, तो जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 1 2 4 3, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 125 मिलियन, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, देखो पहले नंबर पे आपका जापान आएगा ना 125 मिलियन, और फिर चौथे नंबर पे आपका थाईलैंड आएगा 71, तब तो 52 आएगा ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, हम सॉरी, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा दक्षिण कोरिया, और तीसरा आ जाएगा कजाकिस्तान। तो क्रम क्या बना? 1 4 2 3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए आप लोग, यूक्रेन के खनिज भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा टाइटेनियम भंडार है। ओके, दूसरा है, यूक्रेन में विश्व के सबसे बड़े गैलियम समृद्ध स्पोड्यूमिन खनिज के भंडार हैं। तीसरा है, यूक्रेन का डोनेट्स कोयला बेसिन विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में से एक है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ओके, तो दोस्तों यूक्रेन के खनिज भंडार की अगर बात करें तो यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा टाइटेनियम भंडार है। ओके, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यूक्रेन में विश्व के सबसे बड़े गैलियम समृद्ध नहीं, लिथियम समृद्ध स्पोड्यूमिन, ठीक है, लिथियम यहाँ लिथियम होना चाहिए था, लिथियम समृद्ध स्पोड्यूमेन खनिज के भंडार, ठीक है। स्पोड्यून खनिज में लिथियम बहुत व्यापक मात्रा में पाया जाता है, न कि गैलियम। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि यूक्रेन का जो डोनेट्स कोयला बेसिन है विश्व का प्रमुख कोयला क्षेत्रों में से एक है। आप लोग रसिया यूक्रेन जब वार चल रहा था तो आप लोगों ये डोनेट्स कोयला बेसिन के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अगला देखिए, भारत में लौह खनिज भंडारों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको व्यवस्थित करना है। तो रत्नागिरी कहाँ पर है? रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में है। तुमकुर कहाँ है? तुमकुर कर्नाटका। ठीक है, कुर से कर्नाटका। ठीक है, तुम कुरकुरे खाओगे क्या? तुम कुरकुरे खाओगे क्या? कुरकुरे, तो कर्नाटक, कुर से कुरकुरे कर्नाटक, ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, तुम कुरकुरे खाओगे क्या? ठीक है, तो किसी का नाम मान लो क से कोई नाम नहीं याद आ रहा है तो ऐसे कोई भी याद कर लेना। तुम कुरकुरे खाओगे तो कुरकुरे से कर्नाटका, ऐसे याद कर लेना। तो आपका तुमकुर कहाँ है? कर्नाटका में। बेलाडीला, बेलाडीला ये तो आपको सबको पता होगा, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो आप जब इसको पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पश्चिम में आपका क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र पड़ेगा। तो इस बेसिस पे अगर आप आंसर करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आप देखेंगे कि पहला सबसे लास्ट में ये देखो आ गया ना, सबसे पश्चिम में रत्नागिरी पड़ेगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन सी। लेकिन तब भी अगर आपको करना है तो आपको कैसे करेंगे? सबसे पूर्व में आपका उड़ीसा पड़ेगा 4, उसके बाद आपका बेलाडीला खान यानी छत्तीसगढ़ पड़ेगा 3, फिर कर्नाटका यानी तुमकुर, उसके बाद फिर रत्नागिरी। तो 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी तारे के जीवन चक्र के संदर्भ में श्वेत वामन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एक लाल विशालकाय तारे के परमाणु ईंधन को समाप्त करने और अपनी बाहरी परतों को छोड़ने के बाद बचा हुआ केंद्र है। ठीक है, ये श्वेत वामन क्या है? तो पहला कह रहा है कि यह एक लाल विशालकाय तारे के परमाणु ईंधन को समाप्त करने और बाहरी परतों को छोड़ने के बाद एक बचा हुआ केंद्र है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि चंद्रशेखर सीमा एक तारे के स्थिर श्वेत वामन तारा बनने के लिए संभव अधिकतम द्रव्यमान। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस जनजाति का वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, कुछ विशेषताएं दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि किस जनजाति की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, किस जनजाति की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि यह समुदाय अपनी पारंपरिक शिकार और संग्रहण जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, जनजाति ज़्यादातर अपनी पारंपरिक शिकार और संग्रहण जीवन शैली के लिए सभी जनजातियों में देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है कि मुख्यतः मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन के घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका दिमाग हिट करना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। कांगो बेसिन में बात करें कि कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन के घने जंगलों में। तीसरा कह रहा है कि अपने छोटे कद, इनका कद जो होता है छोटा होता है, तो ये छोटे कद के कारण भी पहचाने जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पिग्मी जनजाति की बात कर रहा है। ठीक है, कांगो बेसिन में रहता है पिग्मी जनजाति और ज़्यादातर ये छोटे कद के कारण ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 300 मिलियन टन से अधिक है। दूसरा, भारत जो है आलू का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक इसमें बता रहा है कि तमिलनाडु है। तीसरा, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। ओके, बताना है कि कितने कथन आपके, कौन सा कथन जो है आपका कौन सा लिखा है, लेकिन पूछना चाहिए था कितने कथन सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलो, तो दोस्तों पहला जो कह रहा है कि भारत खाद्यान्न का कुल उत्पादन में 300 मिलियन टन से अधिक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत में खाद्यान्न का कुल उत्पादन जो है 300 मिलियन टन से अधिक होता है, तो पहला सही है। लेकिन आलू उत्पादन में तमिलनाडु पहले नंबर पे नहीं है। ठीक है, आलू उत्पादन में पहले नंबर पे आपका यूपी है। ठीक है, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, तो यूपी है। ठीक है, यूपी है, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर आपका बिहार है। ठीक है, मुझे ना आलू फ्राई बहुत पसंद है यार, पता नहीं क्यों, मतलब जैसे जो फास्ट में आलू फ्राई नहीं होता है देसी घी में मिर्च का तड़का दे करके, एकदम क्रंची क्रंची से फ्राई करो, इतना टेस्टी लगता है। और हम चाहते हैं कि हम पतले हो जाएं, स्लिम और ड्रीम हो जाएं, लेकिन इतना आलू फ्राई खाते हैं, इतना आलू फ्राई खाते हैं कि आलू की तरह हम भी गोल मटोल ही होते जा रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या ही लगाव है आलू से, मुझे बहुत पसंद है आलू फ्राई, मतलब बहुत ज़्यादा। कोई पूछे कि क्या खाना है, मतलब आलू फ्राई अगर करने आता है तुम्हें अच्छे से, तो भाई आलू फ्राई करके खिला दो मुझे। मैं अपनी सिस्टर से बहुत बोलती हूँ कि आलू फ्राई कर दो यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, चाय के साथ एकदम मज़ा ही आ जाता है कतई। ठीक है, तो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी
पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं, तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि भारत विश्व में दालों का सबसे, देखो भारत में देखो दाल का उत्पादन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन भारत जो है उपभोग, भारत में दालों का उपभोग भी बहुत ज़्यादा होता है, उपभोग बहुत ज़्यादा होता है, और फिर हम लोग इसके उत्पादक भी बहुत जाते हैं, और आयात भी हम लोग बहुत करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो कितने कथन सही हुए? केवल 2 कथन सही हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए, खनिज और शीर्ष उत्पादक क्रोमाइट, सोना, तांबा। क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में होता है। ठीक है, लगभग 90% क्रोमाइट का उत्पादन ओडिशा में होता है। सोना का कर्नाटका में होता है, और तांबा का उत्पादन देखो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान में भंडार बहुत है, लेकिन उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश के मलाज खंड आपको पता होगा तांबा के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। कितने कथन सही हैं? केवल 2 कथन सही हैं। अगला देखिए, हाल ही में केरल के एक व्यक्ति को दुर्लभ रोग म्यूरिन टाइफस से पीड़ित पाया जाता है। इस संदर्भ में म्यूरिन टाइफस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि यह विषाणु जनक रोग है म्यूरिन। दूसरा, इसका प्रसार पिस्सू के काटने से होता है। तीसरा, यह मनुष्य के बीच संक्रामक है। ओके, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, ओके, चलिए। तो दोस्तों, जो म्यूरिन रोग है ना, म्यूरिन रोग ये विषाणु जनित नहीं बल्कि जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणुओं के कारण होता है। एक रिकेट्सिया टाइफी नामक जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु? रिकेट्सिया टाइफी। ठीक है, उसी के कारण होता है। तो आपका पहला गलत हो गया। और इसका जो प्रसार है पिस्सू के काटने से होता है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि ये संक्रामक बीमारी नहीं है, मनुष्य से मनुष्य के बीच ये नहीं फैलता है। तो कितने कथन सही हुए आपके? केवल 1 कथन सही हुआ, वो भी ऑप्शन मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 29वां कॉप सम्मेलन जो है अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुई। ठीक है, कहाँ आयोजित हुई? अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुई। कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, जो अजरबैजान का बाकू है ये कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है। बताना है कि कौन से देश जो है कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं इन चारों में से? आर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों, आपका रसिया, अजरबैजान, याद कर लीजिएगा, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्क और कजाकिस्तान। ठीक है, और कजाकिस्तान, ये सभी जो है कैस्पियन सागर से लगे हुए, यानी कि इनकी सीमा जो है कैस्पियन सागर से साझा करती है, सीमा साझा या संलग्न है। तो इसमें आपका आर्मेनिया नहीं आएगा, जॉर्जिया नहीं आएगा, ईरान आपका है, और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो तीसरा और चौथा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फिर से याद कर लीजिए, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्क, कजाकिस्तान। ठीक है, ईरान, तुर्क नहीं, मतलब तुर्कमेनिस्तान, मैंने शॉर्ट में तुर्क लिखा है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्की मैंने बोला था, वहाँ पे गलत हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। चलिए अगला देखिए, उपरोक्त में से कितने प्रकार के लौह अयस्क विश्व में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, लौह अयस्क जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें दिया है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिडराइट। ठीक है, तो बॉक्साइट आपको पता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम अयस्क है, तो बॉक्साइट तो नहीं होगा। बाकी आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट, और एक होता है आपका लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट। ओके, ये 4, तो आपके कितने? 3 है इसमें टोटल कितने हैं इस समय? ऑप्शन में 3 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरीके से कोयले का भी याद रख लीजिएगा, कोयले कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या खासियत होती है हर कोयले की, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, इन सभी का याद कर लीजिएगा। भारत के वस्त्र उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह भारत में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। ठीक है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई क्षेत्र है जो रोजगार प्रदान करता है तो पहले नंबर पे आपका कृषि आता है। दूसरा है, भारत वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 4% की हिस्सेदारी रखता है, जिससे यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।
तीसरा, भारत में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है। ओके, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए वस्त्र क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, भारत में जो है, भारत में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है वस्त्र उद्योग भारत में। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार वस्त्र उद्योग प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है कि भारत वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 4% की हिस्सेदारी रखता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि वस्त्र एवं परिधान के व्यापार में भारत जो है वैश्विक व्यापार में 4% की हिस्सेदारी रखता है, लेकिन ये विश्व का दूसरा नहीं, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तीसरा आपका सही है कि भारत में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में 100% की FDI अनुमति है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ओके, अगला देखिए, भारत में सड़क परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुणे योजना, ठीक है, 1 मिनट। पुणे योजना भारत की पहली सड़क विकास योजना थी जिसे स्वतंत्रता से पहले तैयार किया गया था। दूसरा, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का उद्देश्य भारत में मोरेह को थाईलैंड में चियांग माई से जोड़कर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सड़क संपर्क बनाना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा देखिए, चार धाम परियोजना का उद्देश्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से भारत के 4 कोनों में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सभी 4 मठों को जोड़ना है। ठीक है, बताना है कितने सही सुमेलित हैं। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत की पहली सड़क विकास योजना पुणे योजना थी। तो पुणे योजना नहीं बल्कि नागपुर योजना जो है भारत की पहली सड़क विकास योजना थी जिसे स्वतंत्रता से पहले तैयार किया गया था। तो पहला आपका गलत हो गया, पुणे योजना नहीं नागपुर योजना। दूसरा कह रहा है कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग उद्देश्य भारत में मोरेन को थाईलैंड में चियांग माई नहीं बल्कि माई सोत ऐसा नाम होता है ना, माई सोत, चियांग मांग नहीं, माई सोत से जोड़कर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाना है। तो आपका तीसरा गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि चार धाम का उद्देश्य जो है, इसमें कह रहा है कि चार धाम का उद्देश्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से भारत के आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों को तो जोड़ना शामिल है, लेकिन सिर्फ इसी को नहीं बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ के खंड को जोड़ने वाले जो नेशनल हाईवेज हैं उसमें सुधार भी शामिल है इसमें। तो आपका तीसरा जो है गलत हो गया, यानी कि कितने कथन गलत है, टोटल तीनों गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बांध दिया और नदी दिया हुआ है। ठीक है, पंचेत बांध किस नदी पर है, बताना है आप लोग को। पंचेत बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों पंचेत बांध जो है आपका दामोदर नदी पर और तिलैया बराकर नदी पर है। तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया। पूछा है कितने सही सुमेलित है ना। सलाल जो है चिनाब नदी पर है, ये सही है। रेंगाली ब्राह्मणी नदी पर सही है, तो चौथा भी सही है। तीसरा और चौथा सही है। तो कितने सही सुमेलित है? 2 सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 2024 में दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में एक वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा गया। इस संदर्भ में सूर्य ग्रहण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है यह केवल अमावस्या के दौरान ही घटित हो सकता है। दूसरा, यह 2 से 3 वर्ष में एक बार ही घटित होता है। तीसरा, यह वलयाकार सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से या तो सबसे दूरस्थ बिंदु पर होता है या उसके सबसे निकट होता है। ठीक है, बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। ओके, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य यानी सन और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की छाया जो है, सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर आती है। ठीक है, तो आपका ये सूर्य ग्रहण हुआ। अच्छा चलो ठीक है, सूर्य ग्रहण तो ये जान लिया आपने। तो अब वलयाकार सूर्य ग्रहण कब देखा जाता है? यह केवल अमावस्या के दौरान ही घटित होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि ये 2-3 वर्ष में एक बार ही घटित होता है। नहीं, ये बल्कि वर्ष में 2 से 5 बार, वर्ष में जो है 2 से 5 बार घटित होता है। 2 या 5 बार, 2 से 5 बार, ठीक है, घटित होता है। तो साल में
इसमें कह रहा है कि 2 से 3 वर्ष में एक बार, नहीं बल्कि साल में तो 2, 4, 5 बार घटित होता है ये घटना, तो दूसरा सही नहीं है। ठीक है, और वलयाकार सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, कब ये बनेगा, जब जो है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के या तो बहुत निकट स्थिति पर हो या तो बहुत ही दूर हो। अगर बीच में होगा तो ऐसी स्थिति में सूर्य अगर ऐसे कंडीशन में है, चंद्रमा और सूर्य की किरणों को पूरी तरीके से ढक लेता है, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और फिर उसको नहीं जाने देता है पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को, तो यहाँ पे वलय नहीं बनेगा। या तो जो है चंद्रमा सूर्य से इतनी दूरी हो, पृथ्वी से इतनी दूरी हो कि आधा कवर, इसका क्षेत्र आधा कवर करे, बाकी जो है ये वलय की आकृति में दिखे। ठीक है, या तो बहुत ही करीब हो या तो थोड़ा दूर हो। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। कितने कथन सही हुए, तो 2 कथन सही हुए। ओके, चलिए अगला देखिए। गेहूं उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, बताएं आप लोग। तो यूपी में होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका दूसरा आएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है गेहूं का उत्पादन, तो आपका मध्य प्रदेश में होता है, चौथा। फिर आपका पंजाब में होता है, उसके बाद फिर आपका हरियाणा में। ठीक है, इन चारों में सबसे कम कहाँ होगा, हरियाणा में होगा। तो इस बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए गेहूं अब भारत में किन चीज़ों का उत्पादन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, किस तरह के मिनरल्स किस राज्यों में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना को मंजूरी दी है, तो इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। 2 क्वेश्चन मैंने पूछा, एक तो वो शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड था। ठीक है, लास्ट टेस्ट में भी इसके पहले 1-2 टेस्ट हुआ था, उसके पहले हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला देखिए। भारत के संदर्भ में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ओसीआई धारक आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों के संबंध में एनआरआई के समतुल्य होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वे भारत में संवैधानिक पदों को धारण करने के पात्र होते हैं। तीसरा, उन्हें भारत में आने हेतु आजीवन के लिए वीजा प्राप्त होता है और लंबे समय तक रहने के लिए स्थानीय अधिकारियों के पास जाकर पंजीकृत कराने से छूट प्राप्त होती है। ओके, बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। तो दोस्तों, फेमा एक्ट 2023 के तहत, या फिर इसको विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहा जाता है, तो फेमा एक्ट 2023 के तहत आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक अधिकारों के संबंध में विदेशी नागरिकों के समान है, ये था कॉन्सेप्ट। अब देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ओसीआई धारक ये आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों के संबंध में एनआरआई के समतुल्य होते हैं, तो एनआरआई के समतुल्य नहीं होते हैं। ठीक है, एनआरआई के समान इनको अधिकार नहीं प्राप्त होता है ओसीआई को आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों के संबंध में। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहले समान था लेकिन अब इसको हटा दिया गया, इस प्रावधान को। ठीक है, इस प्रावधान को हटा दिया है। जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं ओसीआई कार्ड धारक होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत में संवैधानिक पदों को धारण करने के पात्र होते हैं, तो नहीं, ये भारत में संवैधानिक पदों को धारण करने के पात्र नहीं होते हैं। तीसरा आपका सही है। तो कितने कथन सही है, केवल एक, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए। व्यापार का शस्त्रीकरण पद हाल ही में सुर्खियों में था, इसका क्या तात्पर्य है। व्यापार का शस्त्रीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है, तो ये तो है दोस्तों विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में व्यापार के उपयोग से है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य किसी अन्य राष्ट्र को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना होता है। तो यही आपका व्यापार का शस्त्रीकरण है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए। जैव ईंधन आधारित ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में जैव ईंधन उत्पादन के लिए गाय के गोबर, कृषि अवशेष, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। जैव ईंधन का उपयोग जेट इंजन में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एक भारतीय पहल है। तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको पता है कि जैव ईंधन उत्पादन के लिए गाय के गोबर, कृषि अवशेष, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट, इन सब का उपयोग किया जाता है और ये जेट इंजन में भी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का एक भारतीय पहल भी है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तीनों कथन सही सुमेलित हैं। चलिए अगला देखिए।
भारत में लौह अयस्क भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट अयस्क मुख्य रूप से कर्नाटक में धारवाड़ और कुडप्पा शैलक्रमों में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क भंडार की बात कर रहा है, तो मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाएगा? अयस्क मुख्य रूप से मैग्नेटाइट अयस्क मुख्य रूप से कर्नाटक में धारवाड़ और कुडप्पा शैलक्रमों में। दूसरा है कर्नाटक में संदूर पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है। तीसरा, भारत में कर्नाटक लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके पश्चात ओडिशा और छत्तीसगढ़ का स्थान है। ओके, बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों पहला और दूसरा तो सही है कि मैग्नेटाइट अयस्क जो है ज़्यादातर आपको कर्नाटक में धारवाड़ और कुडब्बा शैलक्रमों में देखने को मिलेगा और कर्नाटक में सुदूर पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत में प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कर्नाटक में आपको धारवाड़ शैली देखने को मिलेगी। धारवाड़ शैली में लौह अयस्क बहुत ज़्यादा है। वैसे भी धारवाड़ शैली जो है ये मेटल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसमें मेटल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि कर्नाटक लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, सबसे बड़ा उत्पादक आपका ओडिशा है। ठीक है, पहले नंबर पे आपका ओडिशा आएगा। ठीक है, लौह अयस्क में सबसे पहले नंबर पे ओडिशा आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटका आएगा और तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ लौह उत्पादन में ओडिशा कर्नाटका दूसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। तो तीसरा आपका सही सुमेलित नहीं है, दो सही सुमेलित है, दो सही स्टेटमेंट है आपके। पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने महाराष्ट्र की कुछ जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को सलाह दी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 342। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 342 का ए। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ आज पता नहीं दिमाग नहीं काम कर रहा है। जैसे आज मेरा सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, ऐसे ना गले में थोड़ी दर्द दे रही है। चलिए अगला देखिए, कथन एक, मोनोजाइट भारत के अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है, मोनाजाइट एक खनिज है जिसमें दुर्लभ मृदा तत्व और थोरियम शामिल होते हैं। ओके, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही कि मोनाजाइट क्या है? भारत का एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मोनाजाइट में आपको पता होगा कि इसमें थोरियम पाया जाता है। ठीक है, और दुर्लभ मृदा तत्व भी इसी में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या करता है। चलिए अगला देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शैवाल संवर्धन या कृषि यानी एल्गा कल्चर का संवर्धन एल्गा कल्चर का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, एल्गा कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएं। ये सभी ऑप्शन देखें आप लोग। तो दोस्तों एल्गा कल्चर में क्या होता है? ये जैव, बताएं आप लोग। तो ये जैव ईंधन, खाद्य पूरक और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन के लिए शैवाल की कृषि को संदर्भित करता है। इसमें क्या होता है? एल्गा कल्चर में शैवालों की खेती की जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया भारत जेन संदर्भित करता है। ये भारत जेन क्या है? तो ये तो है दोस्तों अनेक भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, स्पीच और अन्य कंटेंट उत्पन्न करने वाला एक जनरेटिव एआई सिस्टम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवास प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आंतरिक प्रवास की बात कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवास प्रतिरूप कैसा था? ठीक है, तो पहला कह रहा है कि 2001-2011 के बीच अंतर राज्यीय प्रवास की तुलना में अंतर राज्यीय प्रवास तेजी से बढ़ा है। ठीक है, अंतरराज्यीय प्रवास तेजी से बढ़ा है। अंतरराज्यीय यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास, और अंतरराज्यीय मतलब एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करना। ठीक है, लोगों द्वारा, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत में ग्रामीण से ग्रामीण आंतरिक प्रवास ग्रामीण से शहरी प्रवास की तुलना में अधिक था। ठीक है, बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। देखिए प्रवास दोस्तों अगर जितना ज़्यादा दूर स्थान होगा वहाँ पे प्रवास लोगों को प्रभावित होता है। लोग जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा दूर होगा प्रवास उतनी ज़्यादा कमी होगी। ठीक है, अब मान लो कि आपकी शादी हुई है, मान लो लड़की की ही बात करें, आपकी शादी हुई
मान लो आप यूपी की रहने वाली हो और आपकी शादी हो गई, कहाँ करा दें आपकी शादी, मान लो आपकी शादी कर्नाटका करा देते हैं, ठीक है, चलो कर्नाटक के किसी लड़के से आपकी शादी करा देते हैं, तो अब आपने ससुराल चले जाओगी, तो क्या बार बार आप अपने मायके आओगी जाओगी क्या इतनी दूरी? हाँ, 2 दिन का सफ़र करके नहीं ना, बहुत कम आओगी जाओगी, साल 2 साल 2.5 साल ऐसे हो जाते हैं ससुराल से मायके। लेकिन अगर आपका ससुराल कहाँ है भाई, जहाँ पे आपका मान लो यहाँ घर है, यहाँ पे आपका ससुराल है 15 20 या 25 30 किलोमीटर, हस्बैंड से झगड़ा हुआ तुरंत भाग गए घर, ठीक है, हस्बैंड से झगड़ा हुआ तुरंत भाग गए कि हम तो जा रहे हैं अपने घर, भैया अपने घर ही रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा मामला होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टेटमेंट पे। तो देखो 2001 और 2011 की बात करें तो अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास जो है, अंतर्राज्यीय प्रवास की तुलना में अंतर्राज्यीय प्रवास तेजी से बढ़ा। आप देखेंगे एक ही राज्य में लोग जो है एक जिले से दूसरे जिले काम करने के लिए ज़्यादा आते जाते हैं, यानी कि राज्यों में जो है प्रवास आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यही बात करें तो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में अपेक्षाकृत कम प्रवास के लिए जाते हैं, ठीक है, कम रहने के लिए जाते हैं। तो आपका यही आपका 2001 से 2001 के बीच की जनगणना कह रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि 2001 से अगर 2011 के बीच की बात करें तो उस समय वैसे भी परिवहन की सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं थी, ना तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी थी। अब वर्तमान में इसका परिदृश्य बदल रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे बदलेगा, इतनी तेज़ी से नहीं। तो देखेंगे आप अंतर्राज्यीय यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास की तुलना में 2001 और 2011 के बीच जो है अंतर्राज्यीय यानी कि एक ही राज्य के बीच एक ही राज्य में इधर से उधर प्रवास ज़्यादा होता था, एक जिले से दूसरे जिले या फिर, तो ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत में ग्रामीण से ग्रामीण आंतरिक प्रवास। आप देखेंगे कि ग्रामीण लड़कियों की शादी ज़्यादातर शादी में ऐसा होता है, शादी क्या कि शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि एक गाँव से दूसरे गाँव में लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है, अपने आस-पास के क्षेत्रों में शादी कर देते हैं। तो ग्रामीण से ग्रामीण आंतरिक प्रवास जो है ग्रामीण से शहरी प्रवास की तुलना में अधिक था, ठीक है। तो ग्रामीण से शहरों की ओर प्रवास जो है 2001 से 2011 के बीच कम था, लेकिन ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास ये ज़्यादा था, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, बस्ती प्रतिरोध गठन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, बस्ती प्रतिरोध और गठन को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकीर्ण बस्ती यहाँ पे जो है, प्रकीर्ण बस्ती कहाँ बसती है, जहाँ उपजाऊ जलोढ़ मैदान होगा? नहीं, प्रकीर्ण बस्ती में क्या होता है कि दूर-दूर बस्तियाँ देखने को मिलेंगी, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ। गाँव दूर-दूर के मतलब ऐसा होता है कि आस-पास ज़्यादातर नॉर्मली गाँव देखेंगे कि आस-पास खेतों के आस-पास घर बने होते हैं। लेकिन जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि घर जो है बहुत दूर-दूर बिखरे हुए देखने को मिलेंगे। तो ये प्रकीर्ण बस्ती होता है। प्रकीर्ण बस्ती उपजाऊ क्षेत्रों में नहीं, बल्कि अनुपजाऊ क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो पहला गलत हो गया। रैखिक बस्ती में परिवहन के लिए नदी या सड़क की निकटता, यानी रैखिक बस्ती मान लो ऐसे सड़क है, ठीक है, इस तरह से जा रही है या फिर नदी है, तो लोग यहाँ पे किनारे-किनारे बस जाते हैं आकर के, ठीक है। तो ये जो है एक रैखिक बस्ती का निर्माण होता है, इससे विकास होता है। तो आपका दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है वृत्ताकार बस्ती, जहाँ मतलब मान लो कि जहाँ पे जल की उपलब्धता बहुत कम होती है जिन क्षेत्रों में, और वहाँ पे मान लो 1-2 जगहों पे तालाब है या कुआँ है जहाँ पे जल की मतलब आपूर्ति होती रहती है, तो ऐसी जगहों पे लोग आकर के बसने लगते हैं, जिनसे इनको आसानी से जल मिल जाता है, इनके डेली का दैनिक काम-काज हुआ, खाने-पीने के लिए पानी। तो जहाँ पे जल, कुआँ, टैंक ये इन सब की उपलब्धता होती है, और ख़ासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की उपलब्धता बहुत कम हो, और ऐसी जगहों पे कुआँ हो, झील हो, तालाब हो, तो वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा जा कर के बसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का बस्ती बनेगा, वृत्ताकार बस्ती बनेगा। तो आपको पूछा कितने सही सुमेलित नहीं है, तो केवल एक सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कौन सा सही है। तो देखेंगे इसमें दोस्तों, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स समृद्ध अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन से ऑक्सीडेटिव
स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसके कारण मधुमेह हो सकता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था आपको टेस्ट पेपर संस्कृत या इसमें या विजन आईएएस में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लो पिज़्ज़ा चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग, पैकेज जो मार्केट में जो पैकेट वाली चीज़ें आती है देखने में बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है ना, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिज अलौह खनिज के उदाहरण है। ठीक है, अलौह खनिज में क्या होता है, ऐसे खनिज जिनमें लौहांश नहीं प्राप्त पाया जाता है। ठीक है, ऐसे खनिज जिसमें लौह का अंश नहीं होता है। ठीक है, तो इसको लोहांश, और वो गैर चुंबकीय होता है। गैर चुंबकीय और अलौह मतलब जिसमें लौह नहीं पाया जाता है, ऐसे खनिजों को अलौह खनिज कहा जाता है। ठीक है, अब बताना है इनमें से कौन सा। देखो ग्रेफाइट अलौह नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट धातु है ही नहीं तो भाई इसमें आएगा ही नहीं। तो ये क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है, ये अधात्विक खनिज है। अरे यार मिट गया, चलो ठीक है मैं फिर से लिख देती हूँ, अधात्विक खनिज है। और ग्रेफाइट तो चौथा देखिए, तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों सी और डी गलत हो गया, तो ए और बी में से कोई एक होगा। तो अब देखिए तांबा कभी आपने देखा है कि चुंबक इसमें चिपक रहा हो तांबा में। ठीक है, अलौह खनिज क्या होता है, गैर चुंबकीय होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। तो तांबा देखा है क्या इसमें कभी चिपक रहा हो, नहीं, तो आपका तांबा अलौह खनिज होगा। सोना भाई, अब सोना भी तो अलौह खनिज है। क्या सोना में लोहा पाया जाता है क्या, तो बिल्कुल आपका दूसरा और तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, अलौह खनिज। ये दो है, दोनों अलौह है, ना तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं ना इसमें लोहांश पाया जाता है। तो दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे करा करिए एग्जाम में, तो आपका सही होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि यूनिसेफ और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर था। भारत ने वर्ष 2000 से अपने समग्र ग्लोबल हंगर स्कोर में सुधार किया है। ठीक है, सुधार दर्शाया। तो बताने की कौन सा सही है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वेल्थ हंगर हिल्स द्वारा। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्स द्वारा जारी किया जाता है, ना कि यूनिसेफ और एफएओ द्वारा। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन बी। लेकिन तब भी आप लोग देख लीजिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है 127 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें कि 105वें स्थान पर था। 2024 की बात हो रही है, 2024 इंडेक्स की। ठीक है, भारत 105वें स्थान पे था, तो दूसरा सही है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ने सुधार दर्शाया है तो नहीं। ठीक है, भारत को गंभीर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। भूख की अगर हम इस इंडेक्स में बात करें तो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत भारत को रखा गया। भारत में दुबलापन और ठिगनापन की समस्या बढ़ी है बल्कि। ठीक है, तो आपका तीसरा जो है गलत हो गया। कितने कौन सा, एक ही कथन सही है, वो भी दूसरा वाला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, हाल ही में तिलहन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में राजस्थान तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, भारत में तिलहन के अंतर्गत व्यापार सबसे बड़ा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। तीसरा, भारत में तिलहन उत्पादन में मूंगफली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। बताना है कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, चलो, तो दोस्तों भारत में राजस्थान जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। ओके, अब भारत में तिलहन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, आपको अगर इतना पता होगा कि तिलहन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन राजस्थान में होता है, लेकिन क्षेत्रफल में यानी कि सबसे ज़्यादा अपने एरिया में तिलहन का उत्पादन कौन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। एरिया की दृष्टि से मध्य प्रदेश, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि भारत में तिलहन उत्पादन में मूंगफली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी नहीं, मूंगफली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी नहीं बल्कि सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है तिलहन में। दलहन में किसकी होती है, देखो तिलहन में सोयाबीन की होती है, दलहन में चने की होती है। वहाँ पे भी इस तरह का स्टेटमेंट सेम ऐसा ही पैटर्न देगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे चना पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो तीसरा आपका सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए,
हाल ही में लद्दाख को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पहले से ही 6ठी अनुसूची में? चलो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से थे तो आपको रटा होना चाहिए। ये भी आपका है 70वां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन अब तक हमने आपसे पूछा, ठीक है, जिनमें एक शास्त्रीय भाषा का था। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन शायद मैं भूल गई क्या? दूसरा क्वेश्चन था शायद राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई है अभी हाल ही में? शायद 2-3 ऑप्शन थे, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला। वो था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरा ये है, ठीक है, 6ठी अनुसूची से रिलेटेड। चलो अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस समूह को वर्णित किया गया है? ठीक है, ठीक है, किस समूह को वर्णित कर रहा है? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसकी विशेषता मध्यम शारीरिक गठन है। ये एस्किमो और मूल अमेरिकियों के बीच भी पाए जा सकते हैं। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? बताओ बताओ। मैंगोलाइट की ना। मैंगोलाइट क्या? ये पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, है ना। और ये जो है ये मध्यम शारीरिक गठन वाले थे। इनकी आंखें थोड़ी सी मटर के दाने की तरह होती हैं, ठीक है। और ये एस्किमो और मूल अमेरिकियों के बीच भी पाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मैंगोलाइट। अगला देखिए। अच्छा आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा ना, ठीक है, आप सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों द्वारा अपने स्थान निर्धारण में कच्चे माल के स्रोतों की निकटता को प्राथमिकता देने की सर्वाधिक संभावना है? देखो हमने बताया था कि कच्चे माल पर सबसे ज्यादा निर्भर कौन रहेगा भाई, बताओ। सीमेंट विनिर्माण, ठीक है, कच्चे माल पर निर्भर रहता है। अगर कच्चा माल जैसे चूना के बिना सीमेंट उत्पादन नहीं हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, ठीक है। समर्पित माल ढुलाई गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है कि पूर्वी DFC 100% विद्युतीकृत डबल ट्रैक खंड के माध्यम से पंजाब में लुधियाना को पश्चिम बंगाल में दानकुनी से जोड़ता है। दूसरा है विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पश्चिमी DFC उत्तर प्रदेश में दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन से जोड़ता है। तीसरा है समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना का लक्ष्य जो है 2025 तक रेल की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाना है। ओके, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ओके, मतलब कौन सा नहीं, कितने सही सुमेलित है। तो दोस्तों आपका अगर हम बात करें इसका समर्पित माल ढुलाई गलियारा का, तो समर्पित माल ढुलाई गलियारे की बात करें तो ये जो है लगभग 1856 किलोमीटर लंबा है। ये गलियारा जो है 1856 किलोमीटर लंबा है। और इसमें बात करें तो पश्चिम बंगाल में दानकुनी से लेकर के यूपी में खुर्जा तक जो पूरा एरिया है, यानी कि लगभग 1409 किलोमीटर, इस कॉरिडोर में लगभग 1409 किलोमीटर का जो विद्युतीकृत डबल ट्रैक खंड है, ठीक है, विद्युतीकृत डबल ट्रैक खंड है। और इसके बाद जो है यानी कि पश्चिम बंगाल से यूपी तक डबल ट्रैक खंड है। उसके बाद फिर यूपी से लेके पंजाब तक का एरिया जो है, यूपी से लेके पंजाब तक का जो क्षेत्र है पूरा, ये जो है सिंगल ट्रैक खंड है, डबल ट्रैक खंड नहीं, सिंगल ट्रैक खंड है। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जो है इसे वित्त पोषित पश्चिमी DFC उत्तर प्रदेश में दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन से जोड़ता है। तो इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं किया गया है, बल्कि जापान कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा, ठीक है, जापान कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना का लक्ष्य जो है 2025 तक रेल की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाना है, ठीक है। तो केवल एक कथन सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, वैश्विक कच्चे तेल के भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सऊदी अरब के पास विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है। दूसरा, सऊदी अरब के पास, कह रहा है कि सऊदी अरब के पास विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है। दूसरा कह रहा है ओपेक के सदस्य देशों के पास सामूहिक रूप से विश्व के प्रमाणित कच्चे तेल भंडार का 75% से अधिक हिस्सा है। बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। सॉरी मैं बार बार सुमेलित बोल रही हूँ, कौन सा सही स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। ओके, चलिए, तो क्या सऊदी अरब के पास विश्व का सबसे बड़ा
प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है? नहीं। किसके पास है? वेनेजुएला के पास, वेनेजुएला के पास है। दूसरे नंबर पे आपका सऊदी अरब आएगा, पहले नंबर पे वेनेजुएला। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि ओपेक्स के सदस्य देशों के पास सामूहिक रूप से विश्व के प्रमाणित कच्चे तेल भंडार का 75% से अधिक हिस्सा है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व रेल मार्गों के संदर्भ में रेल मार्ग नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई के आधार पर निम्नलिखित देशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, विश्व रेल मार्गों के संदर्भ में बात कर रहा है कि रेल मार्ग नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई, ठीक है, रेल मार्ग नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई के आधार पर इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बताएं? तो सबसे लंबा रेल मार्ग आपको पहले नंबर पे आपका यूएसए आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका रसिया आएगा, तीसरे नंबर पे आपका भारत आएगा और चौथे नंबर पे आपका कनाडा आएगा। ठीक है, कनाडा। तो क्रम क्या बनेगा? पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे रसिया, तीसरे नंबर पे भारत और चौथे नंबर पे कनाडा। 1 4 2 3 1 4, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में माइक्रो आरएनए की खोज के लिए फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एमआरएनए से बंध कर जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं और इसे प्रोटीन में परिवर्तित होने से रोकते हैं। दूसरा है वे स्टेम कोशिकाओं के विभेदन और ऊतकों और अंगों के विकास में शामिल है। तीसरा, हालांकि वे कैंसर के विकास से जुड़े हैं लेकिन वे ट्यूमर अवरोधक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं माइक्रो आरएनए के संदर्भ में कि माइक्रो आरएनए से बंध कर जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं और प्रोटीन में परिवर्तित होने से रोकता है। ठीक है, और दूसरा है कि ये स्टेम कोशिकाओं के विभेदन और ऊतकों और अंगों के विकास में शामिल होता है और ये कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग ने उच्च ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण करने के लिए हानले लद्दाख में प्रमुख वायुमंडलीय चेरेंकोव प्रयोग वेधशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडलीय चेरेंकोव प्रयोग वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है, लद्दाख के हानले में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया है, गामा किरणों का निरीक्षण करने के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि गामा किरणें उत्पन्न करता है कौन कौन सा कारक है जो गामा किरणों का स्रोत है या गामा किरणों को उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आपका पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल के आसपास का जो क्षेत्र होता है, आकाशीय विद्युत हो गया, जो परमाणु विस्फोट होता है तो भी गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, रेडियोधर्मी क्षय की वजह से भी जो है रेडियोधर्मी क्षय होता है तो भी गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, रेडियोधर्मी क्षय की। ठीक है, रेडियोधर्मी क्षय होता है, क्षय से भी गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दुर्लभ तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दुर्लभ तत्व 50 से अधिक तत्वों का समूह है जिनकी भूवैज्ञानिक उपलब्धता सीमित है। दूसरा कह रहा है कि चीन जो है दुर्लभ विद्युत तत्वों का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक और आपूर्ति करता है। तीसरा, भारत के पास विश्व का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। ओके, तो बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों दुर्लभ पृथ्वी तत्व, आपका पहला स्टेटमेंट जो दे रहा है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो है 50 से अधिक तत्वों का समूह है, तो 50 से अधिक नहीं बल्कि 17 तत्वों का एक समूह है। ठीक है, 17 तत्वों का एक ऐसा समूह है जिसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व कहते हैं। ठीक है, तो दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्या है? तो 17 तत्वों का एक समूह है जिसकी भूवैज्ञानिक उपलब्धता यानी कि बहुत कम मात्रा में ये उपलब्ध होते हैं पृथ्वी पर। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। ठीक है, 50 नहीं 17। और दूसरा, चीन जो है इस मामले में पहले नंबर पे है कि चीन जो है दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक और आपूर्ति करता है। हालांकि चीन में इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन तभी जितना उपलब्ध है उनमें से ये इसका सबसे ज़्यादा ये खनन कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत के पास विश्व का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का दूसरा नहीं, तीसरा जो है आपका गलत हो गया।
और अगर बात करें कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो है क्रस्ट पर जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बहुत सारे जो धातु होते हैं इकट्ठे एक जगह उपलब्ध हो, नहीं, ये बिखरे हुए हैं। ठीक है, क्रस्ट पर जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये बिखरे हुए हैं। इनका जो है आसानी से इनको प्राप्त करना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे कि लेंथेनम से जो ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं, ये लेंथेनम आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो लेंथेनम से ये शुरू होता है और स्कैंडियम और यट्रियम में इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कितने सही है, तो केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस धातु की विशेषता वर्णित की गई है। ठीक है, बताना है आपको कि ये किस धातु की बात कर रहा है। पहला कह रहा है कि यह एक नरम चांदी के समान, ठीक है, यहाँ पे आपको हिंट मिल गया कि चांदी के समान सफेद होता है। चांदी के समान सफेद क्षारीय धातु है, जिसे लोकप्रिय रूप से सफेद सोना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में इसकी मांग बहुत अधिक होती है। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला और कर्नाटका का मांड्या जिला, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू में रियासी जिला और मांड्या जिला कर्नाटका में, यहाँ पे ये भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चांदी के समान सफेद यानी सफेद सोना किसको कहा जाता है, तो लिथियम को कहा जाता है। लिथियम का भंडार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला और कर्नाटका के मांड्या में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक वाहन में इसका बहुत अधिक मांग होता है, डिमांड होती है। इसे सफेद सोने के रूप में जाना जाता है, यानी कि चांदी के समान सफेद क्षारीय धातु है। ठीक है, चलिए लिथियम। अलौह खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में 99% से अधिक जस्ता राजस्थान के एक ही जिले में उत्पादित होता है। ठीक है, जस्ता उत्पादन में आपको पता होगा कि राजस्थान पहले नंबर पे आता है और राजस्थान जो है एकाधिकार है जस्ता के उत्पादन में, क्योंकि ज़्यादातर जस्ता लगभग 99% जस्ता आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में होता है। भारत में अधिकांश चांदी का उत्पादन जावर खानों से होता है और सोना सुवर्ण रेखा नदी की रेत से प्राप्त होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, जनजाति और क्षेत्र दिया हुआ है, क्षेत्र ही देश दिया हुआ है, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो कावा हीवा जनजाति जो है दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, ये ब्राजील में देखने को मिलेगा आपको, तो सही है। सान जनजाति बोत्सवाना, सान जनजाति बोत्सवाना, इसको सान को बुशमैन जनजाति भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बुशमैन जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, या बुशमैन जनजाति को ही सान जनजाति कहा जाता है। तो ये बोत्सवाना में होता है, सान से बोत्सवाना, सान बोत्सवाना, ऐसे याद कर लिया करिए। जारवा, जारवा जो है भारत में देखने को मिलेगा, मेनली आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको जारवा। देखो, जब आप जनजाति पढ़ो तो अंडमान निकोबार द्वीप में कौन कौन सी जनजाति और लक्षद्वीप में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत पूछता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में पूछेगा तो भी, और वैसे पूरे देश के बारे में पूछेगा तो भी। ठीक है, तो तीनों सही से मिले थे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, भारत में उपयुक्त स्थल निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। अच्छा, चलिए देखते हैं कौन सी ऊर्जा स्रोत की बात कर रहा है, पूगा, चुमथांग, मणिकलर, तातापानी। अच्छा, तातापानी सुना होगा आपने, तातापानी, तातापानी, ये सभी क्या है, चुमथांग, मणिकलर, तातापानी, ये सभी दोस्तों भूतापी ऊर्जा हैं, भूतापी ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पूगा आपका पूगा हो गया, पूगा, चुमथांग, ये सभी लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश लद्दाख में, तातापानी शायद ये भी लद्दाख में ही है क्या। ठीक है, तो ये आपके भूतापी ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा केंद्र है। खनिज दिया है, प्रमुख उत्पादक देश, सोना, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है, पहला सही है। इसके बाद आपका चाइना, सोना में चाइना पहले नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, रसिया तीसरे नंबर पे, कर्नाटका के कैरियो में, कनाडा और यूएसए। ठीक है, टीन की बात करें तो टीन में भी आपका चाइना पहले नंबर पे आता है। चाइना हर मामले में पहले नंबर पे खुद को रखता है। ठीक है, मेहनत बहुत करता है बेचारा चाइना। तो पहले नंबर पे आपका, पहला आपका सही था सोना, दूसरा आपका गलत है। टीन का प्रमुख उत्पादक जो है चाइना है। प्लेटिनम का सबसे प्रमुख उत्पादक दक्षिण अफ्रीका है, तीसरा सही है। चांदी का मैक्सिको है। ठीक है, तो चांदी का मैक्सिको, प्लेटिनम का दक्षिण अफ्रीका, टीन का चीन, सोना का चीन। ठीक है, ठीक है, तो कितने सही सम्मिलित हुए, 3 सही सम्मिलित हुए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा शेल गैस संसाधनों के लिए
प्रसिद्ध है शेल गैस संसाधनों के लिए। तो कैम्बी बेसिन, गोंडवाना बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, अराकान बेसिन, ये सभी जो है शेल गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कैम्बे बेसिन आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गोंडवाना ये जो है महुदा उप बेसिन, यहाँ पे गोंडवाना बेसिन में ही महुदा उप बेसिन होता है, यहाँ पे शेल गैस संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कृष्णा गोदावरी और अराकान बेसिन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यह एक दुर्लभ जंतु है जो मुख्य रूप से असम के ऊंचे घने घास के मैदानों में पाया जाता है। यह वनस्पतियों से गुंबद के आकार के घोंसले बनाता है और छोटे परिवार समूहों में रहता है। यह प्रजाति अपने आवास के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में, ठीक है, यानी ये क्या करता है, एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। ये जो क्षेत्र आर्द्र घास के मैदानों की स्थिति को दर्शाती है। वर्तमान में इसे IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। आगे देखिए, और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है, अनुसूची 1 में। अब बताना है कि किस प्रजाति का वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए ये कहाँ पाया जाता है, असम के ऊंचे घने घास के मैदानों में पाया जाता है और ये जो है गुंबद के आकार का घोंसला बनाता है वनस्पतियों से, और ये संकेतक के रूप में काम करता है और इसको IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1901 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये किस प्रजाति की बात कर रहा है भाई, ये पिग्मी हॉल सुअर की प्रजाति है। सुअर की सबसे छोटी प्रजाति होती है पिग्मी हॉल, इसकी बात कर रहा है ये। चलिए अगला देखिए, ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य बेतवा नदी के अधिशेष जल को जल की कमी वाले केन नदी में स्थानांतरित करना है। दूसरा, इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है। तीसरा, दौधन बांध केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है। बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसका उद्देश्य बेतवा नदी के अधिशेष जल को नहीं बल्कि केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा, बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा इसको बोल क्या रहा है कि इसका उद्देश्य बेतवा नदी के अधिशेष जल को जल की कमी वाले नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। तो नहीं, केन नदी में जो अधिशेष जल रहेगा उसको बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में आपका यही एक स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा और तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, सिंथेटिक मेडिकल इमेजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि AI द्वारा उत्पन्न छवियां जो MRI, CT स्कैन, एक्सरे जैसे पारंपरिक इमेजिंग उपकरणों का उपयोग किए बिना बनाई गई है। दूसरा, इन्हें रोगी के डेटा का उपयोग किए बिना बनाया जाता है जिससे गोपनीयता संबंधी चिंता कम हो जाती है। तो ये सिंथेटिक मेडिकल इमेजिंग के संदर्भ में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कि इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि AI द्वारा जो है ये उत्पन्न छवियां होती हैं सिंथेटिक मेडिकल इमेजिंग में, ये MRI, CT स्कैन या एक्सरे जैसे पारंपरिक इमेजिंग उपकरणों का उपयोग नहीं करता है, और इसके साथ ही ये जो है रोगी के जो डेटा होते हैं उसका उपयोग करे बगैर ही ये गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी उसका उपयोग नहीं करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, परिवहन गलियारा और जोड़ता है किसको, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा ये किसको जोड़ता है, तो ये भारत और यूरोप को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम आर्थिक गलियारा तो ये वियतनाम और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। लापिस लाजुली कॉरिडोर अफगानिस्तान और तुर्की को। तो तीनों ही सही से मिले थे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं भारत के मध्य पठारी और पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र की है, ठीक है। भारत के मध्य पठारी और पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र की बात कर रहा है कि कितनी विशेषताएं हैं भारत के मध्य पठारी और पहाड़ी कृषि जलवायु की। तो पहला कह रहा है कि यहाँ की जलवायु पश्चिमी भाग में शुष्क और पूर्वी भाग में उपाद्र होती है, ठीक है। पश्चिमी भाग में शुष्क और पूर्वी भाग में उपाद्र होती है। दूसरा कह रहा है कि लाल, पीली और काली मृदा पाई जाती है। तीसरा कह रहा है कि क्षेत्र मालवा और दक्कन के पठार का दक्षिणी भाग शामिल है। चौथा कह रहा है कि ये संतरे, अंगूर, केले के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो दोस्तों इनमें से केवल ये 2 विशेषताएं ही जो है पहली और दूसरी जो है भारत के मध्य पठारी और पहाड़ी कृषि जलवायु क्षेत्र की है। यानी कि ये जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपको पश्चिम में शुष्क और पूर्व में उपाद्र जलवायु होती है यहाँ की, और यहाँ पे पीली, काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये जो दोनों स्टेटमेंट है यानी कि मालवा एवं दक्कन के पठार का दक्षिणी भाग जो है
और इसके अलावा यहाँ पे अंगूर, केले और संतरे की खेती होती है। तो ये किसकी बात कर रहा है ये? तो पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु की बात कर रहा है, पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु की। तो कितने कथन सही हैं? केवल 2 कथन सही सम्मिलित हैं। 2 कथन सही है इस संदर्भ में, तीसरा और चौथा सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने के एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग की अवस्थित पर प्रभाव पड़ने की संभावना सबसे कम है? यानी कि अगर मान लो एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग की स्थापना की जाती है तो इससे किस पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा? बताएं। तो दोस्तों ये बड़े शहरी बाजार से निकटता, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगला देखिए, थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्राकृतिक थोरियम लगभग सभी शैलों, मृदा और जल में अल्प मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, समान परिस्थितियों में थोरियम ठोस होती है। दूसरा, थोरियम के सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित रेडियोधर्मी क्षय होते हैं। यानी कि जो थोरियम होता है, जो प्राकृतिक थोरियम होता है या फिर कृत्रिम थोरियम, दोनों में थोरियम में जो है रेडियोधर्मी क्षय होते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, यह देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में सबसे महत्वपूर्ण फसल है। फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, 50 से सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों की सबसे महत्वपूर्ण फसल है ये, ठीक है। और ये शीत ऋतु और पकने के समय इसको तेज धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के लिए तेज धूप की आवश्यकता होती है। और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग हैं। बताना है कि कौन सी फसल का ये सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, तो ये गेहूं का वर्णन करता है, ठीक है। उपरोक्त विशेषताएं जो है गेहूं के संदर्भ में दी गई हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हाल ही में सुर्खियों में देखी गई एनाकोंडा रणनीति का वर्णन करता है, ठीक है। एनाकोंडा रणनीति क्या है कि यह एक भू राजनीतिक रणनीति है जिसमें सैन्य युद्धाभ्यास, मनोवैज्ञानिक दबाव और साइबर युद्ध का मिश्रण शामिल होता है, ठीक है। तो एक तरह का भू राजनीतिक रणनीति होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें सैन्य युद्धाभ्यास, मनोवैज्ञानिक दबाव और साइबर युद्ध का मिश्रण शामिल होता है एनाकोंडा रणनीति में, ठीक है। अगला देखिए, छायांकित क्षेत्र बात कर रहा है। ये जो छायांकित क्षेत्र है ये ये जो है किससे दर्शाया गया है? इसमें लॉ एस्क तांबे की खाने, कोयला की खाने या एल्यूमिनियम की खाने, ठीक है, यहाँ तक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा इधर भी है कुछ, यहाँ देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी जो है कोयला की खाने हैं, खदानें हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, और दोस्तों पीडीएफ का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तांबे के खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार है। मलाजखंड खदान अपनी उच्च श्रेणी के तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो झारखंड में। अच्छा, मलाजखंड मैंने अभी बताया कि कहाँ है, क्या झारखंड में है क्या? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत में तांबे के अयस्क का एकमात्र उत्पादक है। बताना है कि कौन सा, कितने कथन सही है? तो दोस्तों राजस्थान में जो है भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार है। तांबा भंडार की दृष्टि से आपका राजस्थान पहले नंबर पे आता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश आता है। और मलाजखंड जो है झारखंड में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है भारत में तांबे के अयस्क का एकमात्र उत्पादक है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। कितने कथन सही है? केवल 2। चलिए अगला देखिए, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में नरवा पहाड़, तुरामडीह, जादूगुड़ा। अच्छा, जादूगुड़ा से आपको याद आ जाएगा, जादूगुड़ा से ध्यान आया आप लोग को कि किस खनिज संसाधन की बात हो रही है। तो जादूगुड़ा आपको पता होगा, ये यूरेनियम, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है जादूगुड़ा में, ठीक है। काफी प्रसिद्ध है और यूरेनियम के लिए, जो कि झारखंड में है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा एक जलवायु प्रदेश उपयुक्त विशेषताओं से युक्त है? तो दोस्तों विशेष फलों का बाग, जैतून का तेल उत्पादन, अंगूर की खेती, ये सभी जो है आपकी किस जलवायु की बात कर रहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु। यहाँ पे अंगूर की खेती, जैतून तेल का उत्पादन, विश्व के फलों का बाग होता है। 98 का क्वेश्चन है, आंसर होगा दोस्तों आपको मैं फटाफट बता दे रही हूँ, उपनगर। और 99 का आपका होगा केवल 2, पहला दूसरा सही है। और डी का होगा कोई नहीं,
ठीक है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे होगा 150 गीगावाट नहीं बल्कि 907 गीगावाट। ठीक है, 90.7 गीगावाट का उत्पादन होता है। और यहाँ पे राजस्थान होगा, पहले नंबर पे आता है सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में, गुजरात नहीं होगा। और यहाँ पे भी गुजरात नहीं, राजस्थान पहले नंबर पे है। ये तीनों ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।